हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है विक्टोरिया वुमेन और ACT वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है जंक्शन ओवल मेलबर्न में, जो कि विक्टोरिया या विक्टोरिया वुमेन आप जो भी कह लो उनका घर है। तो लास्ट जो मैच डे था जहाँ पर न्यू साउथ वेल्स वुमेन और ACT वुमेन के बीच में मैच होना था, वो मैच हुआ नहीं, तब को याद होगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख के रखा होगा तो आप ऑलरेडी एक कदम आगे रहेंगे बाकी लोगों से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि ACT वुमेन के टीम के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन वहाँ पे करे थे, प्लेयर्स के बारे में, कौन कौन से प्लेयर्स इफेक्टिव हो सकते हैं। वो मैच तो चलिए नहीं हुआ था, लेकिन प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन मैंने सब कुछ दे दिया था और मैंने ये भी बताया था कि आगे आने वाले समय में मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होने वाला है, रिपीट नहीं होगा। अगर आपने वो वीडियो देख के रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में चाहिए ACT वुमेन के प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं विक्टोरिया वुमेन के बारे में। ACT की टीम के बारे में मैंने ओवरऑल आइडिया भी आपको देके रखा हुआ था, स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह। अभी बात करते हैं विक्टोरिया वुमेन की टीम के बारे में। विक्टोरिया वुमेन पिछले सीजन में लीग स्टेज में पहले स्थान पर खत्म करी थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अनबीटेबल थे लीग स्टेज तक। ठीक है, लेकिन फाइनल में वो पहुंचे थे एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे खत्म किया था लीग स्टेज। फाइनल में जाके जिस टीम को उन्होंने हराया था लास्ट लीग स्टेज के मैच में, बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, उसी टीम के अगेंस्ट में फाइनल में जाके वो बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे, जो कि थी क्वींसलैंड वुमेन की टीम। ठीक है, क्या होता है जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके जब नेशनल ड्यूटी में वो जाते हैं, नेशनल मैचेस जब होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस, तो जो टीमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, न्यू साउथ वेल्स में तो मैंने बताया ही था आपको, उसके बाद या फिर उससे पहले भी आप विक्टोरिया वुमेन की टीम को रख सकते हैं। इनके टीम में जो जो प्लेयर्स खेलते हैं वो ऑलरेडी इस सीजन में भी 2 मैच विक्टोरिया वुमेन की टीम खेल चुकी है, अगर आपको नहीं पता हो तो। वहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर्स खेले थे। ठीक है, जो नहीं खेले थे उसमें से भी अगर हम काउंट करेंगे तो भी आपको मेग लैनिंग, टाइलर रैमी, जॉर्जिया वरेहम, एलिस पेरी, एलिस विलानी भी चलिए इनकी टीम के पार्ट रह चुके हैं, वो अभी नहीं खेलती है इनकी टीम से। ये कुछ नाम हैं जो मैंने आपको बताया है, और भी काफ़ी सारे नाम हैं। सोफी मोलिन्यू भी है, इसके अलावा मॉली स्ट्रानो, अब और सारे नाम हैं। मतलब इतने सारे नाम मैंने आपको 7-8 यहीं पे शायद हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि एनाबेल सदरलैंड भी रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका टीम का जो बेस है वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ होता है। ठीक है, पिछले सीजन में भी सेम हुआ था, लीग स्टेज उन्होंने ही खेला, फुल ऑन डोमिनेशन किया, कोई टीम compete ही नहीं कर पाई उनके सामने, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। इस सीजन में पहले 2 मैचेस में हालांकि सिर्फ 20% उनके जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो खेले थे, और दोनों ही मैच उनको खेलना पड़ा था न्यू साउथ वेल्स वुमेन के अगेंस्ट में, जो पॉसिबली सबसे मुश्किल ओपोनेंट हो सकता था, उन्हीं के सामने खेलना पड़ा और वो हार भी गए थे। अगर कोई और टीम सामने रहती तो शायद कुछ अलग रिजल्ट हो भी सकता था। लेकिन अभी जब न्यू साउथ वेल्स वुमेन की टीम सामने इनके नहीं आने वाली है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मैच हो चुका है, तब उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नहीं है। ठीक है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा विक्टोरिया वुमेन की टीम कैसी रही है पिछले एडिशन में, अगर आपको वो देखना है तो आप वो फाइनल मैच देख सकते हैं। फाइनल मैच में कोई भी कंपटीशन वो नहीं दे पाए थे, 300 के ऊपर रन भी कंसीड करा था जब बॉलिंग फर्स्ट उन्होंने कराया था, और बैटिंग से भी कुछ भी रेजिस्टेंस वो दिखा नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये है, और वो भी तब जब पिछले सीजन में फिर भी एलिस विलानी अवेलेबल थी, उन्होंने कैप्टनसी भी करा हुआ था लास्ट जो फाइनल मैच था वहाँ पे। अब तो वो भी नहीं खेल रही है, तो बिल्कुल नया नवेला टीम लेकर आने वाली है विक्टोरिया वुमेन की टीम। और अभी देखना पड़ेगा कि अभी ये भी एक चीज़ है कि देखिए नई टीम है, नए काफ़ी सारे नए प्लेयर्स होंगे जिनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, तो हमें आइडिया नहीं है कि प्लेयर्स का रोल कैसा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से वही डोमेस्टिक की कुछ परफॉर्मर्स आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी किस तरह से किस प्लेयर को वो यूज़ करेंगे वो तो हमें मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। सेम कुछ हद तक अप्लाई होता है ACT की टीम की तरफ से भी, वहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से मैंने बताया हुआ था, तो ये चीज़ें होंगी, आपको एक मैच कम से कम ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा समझने के लिए कि उनका रोल कैसा हो रहा है। बाकी अगर ढंग से मौके मिले तो जो मैं प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो ही सकते हैं। ठीक है, ये है प्रीव्यू। अगर हम बाकी अगर हम एनालिसिस की तरफ जाएं तो वेदर यहाँ पे क्लियर है, मैच पूरा होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट जो मार्च कप का मैच था जो भी हमारे लिए बहुत अच्छा गया था, इनके साथ पता नहीं हो तो वो इसी ग्राउंड पे हुआ था वैसे। अच्छा, पिछले सीजन में ACT ने खत्म किया था 6ठे स्थान पर 7 टीमों की टेबल में, और विक्टोरिया ने पहले स्थान पर खत्म किया था। इस फिक्चर में ACT की टीम आगे चल रही है,
ठीक है। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि विक्टोरिया की टीम विद इंटरनेशनल प्लेयर्स एक अलग लेवल पे और विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स बिल्कुल अलग लेवल पे रहते हैं। तो ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स उनके सपोर्ट में गए हैं एसीटी की टीम के, वो विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स ही गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या होता है इस राउंड पे। अगर हम बात करें तो वही चीज़, 4 में से 3 जीत और 1 हार भी में था, तीनों ही जीत जो ग्रुप स्टेज में आए थे और एकमात्र हार जो फाइनल में उनको सहना पड़ा था। समझ सकते हैं आप कि सब कुछ उनके सपोर्ट में था लीग स्टेज तक। लीग स्टेज में एक इम्पेक्केबल लीड उन्होंने मतलब मैनेज करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से होम एडवांटेज भी मिला था फाइनल पे, लेकिन फिर भी कोई फायदा वो नहीं उठा पाया था। और उसके पहले वाले सीजन में 2 मैच खेला, 1 जीत और 1 हार। अभी देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5-6 मैचेस में, तो हमें क्या क्या चीज़ जो है देखने मिला है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ विक्टोरिया की टीम इम्पेक्केबल होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा। हम देखेंगे कि उनके अलावा कौन कौन से नाम जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पहला मैच देखते हैं। एसीडी ने बनाया था 226 रन, केटी मैक, ओसबॉर्न, एंजेला डिक्स। अच्छा, इस मैच के लिए एसीडी की टीम ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट मैच का जो स्क्वाड था वही यहाँ पे भी कैरी आउट होगा। अगर कोई नया प्लेयर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं जो लास्ट मैच के स्क्वाड में अवेलेबल नहीं थे और वो पुराने प्लेयर्स में से हो, तो उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एंजेला डिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर वो आ जाती है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, जो हम मैच के बाद डिस्कस कर भी लेंगे। अच्छा, कस्टन बीम्स अवेलेबल नहीं है, एंजेला डिक्स भी लास्ट मैच के स्क्वाड में नहीं थी, होपफुली नहीं खेलेंगी। बाकी दोनों प्लेयर्स हैं। विक्टोरिया ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। मेग लैनिंग धमाकेदार रिकॉर्ड से इनके, वो 3 मैचेस खेली हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ज़्यादा मैचेस में उनको खेलने का मौका मिलता नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में। 3 में से सिर्फ 1 बार वो आउट हुई हैं, और वो भी 96 पर। उसके पहले जो 2 इनिंग्स उनके थे उन्होंने 100 बनाया हुआ था और नॉट आउट भी रही है, इसलिए उनका एवरेज कुछ अलग लेवल पे आपको दिख जाएगा जब हम हिट रेट की बात करेंगे। और बहुत ही इजीली विक्टोरिया ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। अगला मैच जो हुआ था कैनबेरा में, एसीडी ने फिर से यहाँ पर कम स्कोर बनाया था। ज़्यादा कोई नहीं है बॉलिंग से बैटिंग से बताने लायक। बाकी अगर हम बॉलरों में से बात करें तो भी आपको कोई देखने मिलेगा नहीं, लेकिन एसीडी की बैटिंग जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं यहाँ पर कम हुआ था, काफ़ी कम रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन विक्टोरिया को उन्होंने रोक दिया था, ठीक है। लेकिन बॉलिंग उनका यहाँ पर बेहतर रहा था, डिस्पाइट मोलिन्यू, स्टानो जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे। निकोला हैनकॉक करंट स्कोर को दिख जाती हैं। 203 रन बनाने के बावजूद भी उन्होंने डिफेंड कर लिया था। ऑल आउट तो नहीं करा था, लेकिन उन्होंने रोक दिया था सामने वाली टीम को। अच्छा, अगला मैच एसीडी की टीम ने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया था, जहाँ पर ओसबॉर्न आपको दिख जाते हैं जिन्होंने 100 लगाया हुआ था। सदरलैंड जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है, हैनकॉक, बाकी ओसबॉर्न के परफॉर्मेंसेज हैं। ओसबॉर्न जो यहाँ पर भी एक मैच हुआ था, यहाँ पर कुछ रन उन्होंने बनाए थे पहला वाला मैच, उसके बाद बॉलिंग से कुछ नहीं है। यहाँ पे भी खास कुछ परफॉर्मर्स नहीं है, काफ़ी टीम बदलते रहते हैं क्योंकि एसीडी की तरफ से अगर हम बात करें तो। लेकिन ये जो मैच हुआ था यहाँ पे ओसबॉर्न के 100 रन थे और उन्होंने बॉलिंग से भी 2 विकेट निकाले हुए थे और विक्टोरिया को उन्होंने ऑल आउट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये एक मैच है जो आपको दिख रहा है कि विक्टोरिया की टीम में जब कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। सदरलैंड तब इंटरनेशनली उनका उतना मतलब एक्सपोजर नहीं आया था, तो वो थी। बाकी उस तरह से बड़े नाम कोई नहीं थे, ठीक है। इसीलिए आप नोटिस कर सकते हैं कि 277 रन बना रही है एसीडी की टीम, जो जनरली इतने रन बनाते नहीं है, और 229 पर उन्होंने निपटा भी दिया सामने वाली टीम को। अगला मैच यहाँ पे एसीडी ने पहले बैटिंग करा, 168 रन उन्होंने बनाए थे। और जब करंट स्कोर मेंबर्स में से आपको एना लैनिंग दिख जाएंगी। एना लैनिंग पिछले मैच तक भी वो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रही थी और ये विक्टोरिया की टीम में अभी खेलती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो लास्ट मैच में ये खेली भी थी, लेकिन अभी इनका रोल थोड़ा बदल सकता है। केटी मैक साथ में ये कुछ बॉलर्स थे, जहाँ पर आपको मैकिनले ब्लोज दिख जाती हैं। ये लास्ट मैच तो नहीं खेली थी जो विक्टोरिया का था, लेकिन फर्स्ट मैच जो हुआ था, मतलब 2 ही मैच उन्होंने खेले हैं, तो सेकंड मैच वो नहीं खेली थी, फर्स्ट मैच वो खेली भी थी और ओपनिंग भी कराया था उन्होंने। और बाकी कोई बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। विक्टोरिया को 169 रन का टारगेट था, जिसको उन्होंने चेस कर लिया था, जहाँ पर ब्लोज के आपको बैटिंग से परफॉर्मेंस दिख जाएंगे, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। और येट्स और पेना का एक करके विकेट। और लास्ट जो मैच था, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पूरा लीग स्टेज जो था विक्टोरिया की तरफ से सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, तो वही यहाँ पर हुआ। विक्टोरिया ने बैटिंग फर्स्ट करा, 287 बनाए। मेग लैनिंग, इसके अलावा भी ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। येट्स आपको फिर से 2 विकेट लेते हुए दिख रही हैं, और ओसबॉर्न, कुक, रैफर्टी, लीसन, ये सारे अवेलेबल हैं। एक विकेट उन्होंने निकाला हुआ था। एसीडी ने किसी तरीके से 130 के ऊपर स्कोर बनाया था, लीड करा था डिक्स ने, जो भी अवेलेबल नहीं है। और बाकी बॉलरों में से ये कुछ थे जिनमें से भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हम कुछ बता नहीं सकते हैं। एक मैच में आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें हैं। जब कोई भी एक नहीं, मैं शायद 2 मैच आपको दिखा सकता हूँ।
ये जो 2018 वाला जो मैच है और ये 2019 वाला जो मैच है, यहाँ पे मोस्टली जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, या फिर सारे ही इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे विक्टोरिया की तरफ से। तो तब हमने क्या देखा था कि एसीडी ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, ओसबोर्न ने लीड करा था यहाँ पर, और बॉलिंग भी उनका बेहतर रहा था। और यहाँ पर एक मैच हुआ था जहाँ पे विक्टोरिया हालांकि जीत हासिल करा था उन्होंने, लेकिन जो करंट स्कोर में उसमें था सिर्फ ब्लोज दी जगह कोई नहीं है। तो ऐसा एक सीन रहा है, ठीक है। मतलब अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं तब तो आप कोई कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब यहाँ पर काफ़ी अलग मामला रहा है एसीडी की तरफ से। बैटिंग भी उनका हमने बेहतर होते हुए देखा है, बॉलिंग से भी उन्होंने कुछ अच्छे काम करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा चीज़ जो हम बता सकते हैं। और जो बचे कुछ नाम जो हैं आपको देखने मिल रहे हैं विक्टोरिया की तरफ से, उनमें से भी कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, और जो बचे कुछ अवेलेबल हैं उनका नाम हमने नोटिफाई करवा दिया है। तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी हमें यहाँ पर जो है देखने नहीं मिल रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। बाकी और ज़्यादा यहाँ पर मैं डिस्कस कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो केटी मैक एक 50+ स्कोर है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। और ये मोस्ट फिक्सचर में ही आपको एसीडी की तरफ से अगर एक भी बैट्समैन दिख जाए तो वो केटी मैक की जनरली होती हैं, तो वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि मैं कितना इसको रिलेवेंट मानूँ यह बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे वो प्लेयर्स 80% या 90% या 100% प्लेयर्स उनमें से अवेलेबल नहीं होने वाली हैं। तो बाकी लेना तो पड़ेगा ही आपको इनको टीम में, और इनमें से कोई भी अवेलेबल, जैसे मैंने बताया मेक रनिंग का देखिए 303 का एवरेज है। पहले 2 मैच में 100+ स्कोर उनका था, वो नॉट आउट रही है। उसके बाद आखिरी मैच में उन्होंने 96 बनाया था, 100 वहाँ पर ही बनाने वाली थी बस। तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड इनका था, बाकी कोई बॉलर में से अवेलेबल नहीं है। तो ये है हेड टू हेड की बातें, ज़्यादा रेलिवेंट कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स बदलते रहते हैं एक तो, उसके बाद विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स, विद इंटरनेशनल प्लेयर्स मैटर अलग है। उसके बाद जो जितने बचे कुछ अवेलेबल थे उनमें से भी लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो अभी जो है मामला पूरा बदलने वाला है, स्पेशली विक्टोरिया की तरफ से। चलिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ एसीडी की टीम तो बहुत हद तक सेम ही रहती है, थोड़े मोटे छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, लेकिन कोर उनका लगभग सेम रहता है। लेकिन विक्टोरिया की तरफ से पूरा मामला बदलने वाला है, ठीक है। अभी देखना यह है कि क्या हम देख पाते हैं आगे। अच्छा, अभी ग्राउंड में देख लेते हैं। ये ग्राउंड विक्टोरिया का घर है, तो अगर यहाँ से हमें कुछ अलग मिलता है तो देखते हैं हम, ठीक है। तो विक्टोरिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। करंट स्कोर में फिर से कोई नहीं है, 259 का स्कोर यहाँ पर बनाया गया था। बॉलरों में से भी कोई अवेलेबल नहीं है, और आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं, सदरलैंड, वाडेहम, मोलिन्यू, पेरी, यहाँ पर विलानी। तो समझ सकते हैं आप, अगर ये ही 4 ही अवेलेबल हो जाते तब भी मामला बहुत मुश्किल हो सकता था एसीडी की टीम की तरफ से। अगला मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया का मैच हुआ था। यहाँ पर भी आपको ये कुछ बॉलर्स हैं जो विकेट लेते हुए दिख जाएंगे। सदरलैंड, वाडेहम के स्कोर्स थे, विक्टोरिया चेस नहीं कर पाई और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जीत करा था। ये मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स मोस्टली अवेलेबल नहीं थे, यही एक मैच है। पिछले सीजन के मैचेस को अगर हम देख लें तो न्यू साउथ वेल्स को यहाँ पर 241 पर निपटा दिया था। किम गार्थ जो पिछले सीजन में ज्वाइन हुई थी विक्टोरिया की टीम में, ये पहले आयरलैंड वुमेन की टीम की होकर खेलती थी, अगर आपको नहीं पता हो तो। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लेना चाहती है, तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंटली खेल रही हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ये। इनको उस तरह से लोग नोटिस नहीं कर पाते थे बड़े बड़े नामों के बीच में, लेकिन जब बड़े बड़े नाम प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे तब ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल भी हुआ करती थी, और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही हैं पिछले एडिशन में भी। तो देखना पड़ेगा इस सीजन में वो क्या करती हैं। बाकी बहुत ही इजीली फिर से यहाँ पर चेस होता हुआ दिख रहा है विक्टोरिया का स्कोर, जहाँ पर फिलहाल मोलिन्यू, लैनिंग ये परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद फिर से न्यू साउथ वेल्स को उन्होंने दबोच लिया था, फिर से गार्थ के 2 विकेट्स, और ये कुछ बॉलर्स से जिनसे कोई अवेलेबल नहीं है, वापस से लैनिंग और फिलानी, बता के कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये था लास्ट लीग स्टेज का मैच, ठीक है, क्वींसलैंड के अगेंस्ट में। नोटिस करो क्या होता है जब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं और नहीं खेलते हैं। देखो क्वींसलैंड ने बनाया था 233, फिर से कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई बॉलर से गार्थ कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए जा रही हैं एक दो करके। फिर से विक्टोरिया ने बहुत इजीली चेस कर लिया, 38 ओवर में 237 का स्कोर, 4 विकेट खोकर। इसी टीम के अगेंस्ट में ये मार्च 5 हुआ था, मार्च 5 को, मार्च 27 को इसी टीम के अगेंस्ट में इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था जो फाइनल था, लेकिन इस बार टीम अलग हो गया था विक्टोरिया का, और देखो क्या हो गया। वही क्वींसलैंड की टीम ने यहाँ बना दिया 317 रन। फिर से गार्थ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आई, ओवर ज़्यादा मिले, विकेट उन्होंने निकाल लिए। एला या एली ऐसा कोई नाम है शायद, हेवार्ड, आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में बहुत कुछ। बाकी ये कुछ परफॉर्मेंस थी। विक्टोरिया की बैटिंग देखिए कहाँ पे आगे खड़ी रह गई, वो भी चलिए यहाँ पर फिलिया ने भी खेलती रही थी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सदरलैंड के कुछ स्कोर्स थे, और गार्थ देखिए बैटिंग बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट उन्होंने करा था, लेकिन क्वींसलैंड यहाँ पर बहुत ईजिली जीत कर लिया था। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है।
यही हो रहा है विक्टोरिया के साथ। काफ़ी सालों से पिछले सीजन में फाइनल में वो गए थे उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स की बदौलत, जैसे ही इंटरनेशनल प्लेयर बाहर चढ़ गए उनका हालत ख़राब हो गया, और यही एक सीन है जो आप नोटिस भी कर सकते हैं। बाकी एक नाम तो आपको मिल ही रहा है किम गार्थ के रूप में, जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी, क्योंकि हर तरफ से ही इनको जो है एक्सपोजर मिलने वाला है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इनके ऊपर सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो यह है ग्राउंड के बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर भी आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब है बहुत कुछ, लेकिन जिनका नाम है वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, और वो जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो कुछ अलग लेवल पे हैं। उनका 20% 10% भी आपको जो है कल के मैच में देखने को नहीं मिलेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम आते हैं प्लेइंग 11 सेक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसीटी की टीम के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। लास्ट मैच में न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में ये टीम लाके आई थी एसीटी की टीम। इनमें से जो प्लेयर्स को हम, अच्छा ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि एसीटी यहाँ पर फेवरेट है, ठीक है। उनके प्लेयर्स, उनके कोर, सब कुछ यहाँ पर तैयार है, तो उनको ही हम फेवरेट मान सकते हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, केटी मैक, कार्ली लीसन, एरिन ओसबॉर्न, निकोला हैनकॉक, ये यहाँ से हो गए 4। उसके बाद अगर हम बॉलरों की बात करें तो यहाँ पे आपको सुटक्लिफ दिख जाएंगी, येट्स और जो कुक जो है ये जेन्युइनली ऑलराउंडर है, ये बैटिंग भी कर सकती हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। येट्स मैंने बताया हुआ था ये हिट और मिस बॉलर है, लेकिन लेके चलना पड़ता है, स्पेशली ऐसी टीम के अगेंस्ट में जिनका आपको कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है कल के मैच में, तो आप इनको लेके चल सकते हैं। और सुटक्लिफ ये ज़्यादा मैच, सटक्लिफ ये जो भी नाम है इनका, ये ज़्यादा मैच खेली नहीं थी पिछले सीजन में, एक ही मैच खेला था, उन्होंने 3 विकेट निकाले हुए थे। एक बहुत बड़ी पंट बन सकती है ये, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। अगर कोई एसीटी के सपोर्ट में भी टीम बनाता है ना, तब भी अगर कोई एक बॉलर को लोग इग्नोर करेंगे तो वो यही बॉलर हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इनको ले सकते हैं अगर आपको स्पेस का बहुत दिक्कत जो है नहीं आ रहा है। कीपर सेक्शन में कर्शॉ होंगी जो टीम की कैप्टन है, और वहाँ से निकोल फाल्टूम होंगी जो टीम की कैप्टन है। दोनों टीम के कैप्टन, दोनों टीम के कीपर होने वाले हैं पिछले मैच, कल के मैच में। कर्शॉ जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी है। हालांकि मुझे लगता है दोनों का ही बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे ही होगा, लेकिन फाल्टूम जो है ये परसेंटेज कीपर होने वाली है, और कर्शॉ इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ है, और ये मुझे लगता है ओपनिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर क्या हो रहा है, ये लाना वाला के बाद पता चल जाएगा आपको, लेकिन इनको काउंट आउट करने लायक कोई बात नहीं है, ये भी सही ऑप्शन ही है, ठीक है। और अगर मतलब सारे विकेट्स डाउन होते हैं विक्टोरिया की तरफ से, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनके पास कैचिंग वगैरह के पॉइंट्स ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट सेइंग, परसेंटेज कीपर के साथ भी आप जा सकते हो, वहाँ पर कोई मुझे लगता नहीं दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे, अच्छा क्लोड एफर्टी भी एक ऑप्शन है जिनको लास्ट मैच में खिलाया नहीं गया था, ये भी अच्छा ऑप्शन ही रही है पिछले एडिशन में, हालांकि लास्ट मैच में ये खेली नहीं थी तो ज़्यादा बताने का फायदा नहीं है। विक्टोरिया की तरफ से बात करते हैं तो लास्ट मैच जो हुआ था विक्टोरिया का, वहाँ पर रियान ओडोनेल और एमी वाइन या ऐसा कोई नाम है शायद इनका, इन्होंने ओपनिंग करा था। फर्स्ट मैच जो हुआ था वहाँ पे मैकिनले ब्लोस ओपनिंग कर रही थी रियान ओडोनेल के साथ। मैकिनले ब्लोस पास्ट में भी ओपनिंग कर चुकी हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रह चुकी हैं विक्टोरियन डोमेस्टिक सर्किट में। हालांकि लास्ट कुछ सीजनों से उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी इनका नहीं रहा है, एक तो ज़्यादा एक्सपोजर इनको नहीं मिलता था इंटरनेशनल प्लेयर्स रहने की वजह से, और जितना जो एक्सपोजर इनको मिलता था वहाँ पे भी उनका उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। नहीं तो इनका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, ये जेन्युइनली ऑलराउंडर है और इनका एबिलिटी भी है काफ़ी अच्छा। हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये टैलेंटेड काफ़ी है, ऊपर भी कुछ नाम अपने इनके देखे रखे होंगे बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। रियान ओडोनेल ये विक्टोरियन डोमेस्टिक सर्किट में लास्ट सीजन में ये हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ करती थी। बैटिंग हैंड भी डिसेंट है, इसीलिए टीम इनको ओपनिंग करवा रही है। लेकिन मुझे जितना समझ में आया है कि ये बॉलर बेटर है ना कि बैट्समैन, लेकिन इनको बॉलिंग पिछले मैच तक जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, टाइलर फ्लेमिंग, एलिस पेरी खेल रही थी, पिछले मैच तक इनको 3 ओवर की ही बॉलिंग मिली थी। अभी जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तब इनका ओवर्स बढ़ सकता है, और अगर बढ़ता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर अपने बन सकती हैं। स्पेशली बॉलिंग से मैं कहूँगा, बैटिंग मुझे उतना कुछ खास नजर नहीं आया है, ठीक ठाक है लेकिन उतना कुछ खास नहीं, लेकिन बॉलिंग है इनका बहुत ही अच्छा है। अभी परसेंटेज प्लेयर है और मैं भी अपने टीम में इनको लेकर चलने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे लगता नहीं कि विक्टोरिया की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कोई अच्छे पॉइंट स्कोरर जो है देखने मिलेंगे, तो उस मामले में इनको आपको कंसिडर करना चाहिए। एमी फाइन जेन्युइनली बैट्समैन ही है, बैट्सवुमन है, बैटिंग से ही आपको जो है जितना पॉइंट जो बनता है वो आपको देंगी।
लेकिन उतना कुछ खास इनका भी मुझे नज़र नहीं आया। ठीक ठाक सही है। डोमेस्टिक सर्किट में अगर कोई 30-40 के एवरेज के बीच में खेल रही है तो वो 30-40 इस लेवल में आके 20 के बीच में रह जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपको। एना लेनिंग ये पहले एसीडी की टीम की होकर खेलती थी। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एसीडी की टीम जो होती है वो बाकी 6 टीम्स के जो रिजेक्टेड प्लेयर्स होते हैं, रिजेक्टेड कहना गलत होगा, मतलब जो अभी तक उनको मौका नहीं मिलता है सीनियर लेवल में, वो एसीडी की टीम में खेलती है। एना लेनिंग भी एक टाइम पे एसीडी की टीम के होकर खेलती थी जब उनको इस लेवल में मौका नहीं मिलता था। अभी इनको मौका मिल रहा है तो ये विक्टोरिया की टीम में खेलेंगी। पिछले मैच तक ये 7-8 पर बैटिंग करने आ रही थी, लेकिन अभी इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो सकता है और मुझे लगता है ये नंबर 3-4 का स्लॉट इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। किम गार्ड मस्ट हैव है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। टेस्ट फ्लिंटॉफ आ रही थी उसके बाद बैटिंग करने, मुझे लगता है इनका नंबर थोड़ा नीचे होना चाहिए। ये बॉलर है, इनका बैटिंग मैंने कुछ खास कभी देखा नहीं है। उसके बाद निकोल फाल्टू, मैकिनले ब्लोस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनका एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि उतना अच्छा मोमेंटम ये गेन नहीं कर पा रही है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छी प्लेयर है। एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था परसेंटेज वाइस कैप्टन लोग बनाते थे इनको, लेकिन पिछले 1-2 सीजन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं चल रहा था। उसके बाद सोफी डे है शायद इनका नाम, समांथा बेट्स, ये मेरे ख्याल से पहले तास्मानिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में थी। ठीक ठाक से बॉलर है, इस सीजन विक्टोरिया की टीम में आई है और लास्ट 2 मैचेस में इन्होंने जेन्युइनली अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई है। डेथ ओवर से चली विकेट्स भी निकाल के रखे हैं, 2 मैच में 5 विकेट के खाते में है, परसेंटेज बॉलर भी हैं, ले सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद एला हेवर्ड और रीस मैककेना, ये 2 प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है एला हेवर्ड को तो जेन्युइनली मौका मिलना चाहिए। रीस मैककेना भी खेल सकती हैं या फिर यहाँ पे क्रिप्स और एटकिंसन जैसे ऑप्शन है, इनके साथ भी टीम जा सकती है। लेकिन एला हेवर्ड लास्ट में भी खेली है, ठीक है। क्या प्लस पॉइंट है इनका, ये बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, ठीक है। बॉलिंग हैंड तो ठीक ठाक है ही, आपने ऊपर भी नाम देखा था जो फाइनल में इनको मौका मिला, 2 विकेट निकाले हुए थे। बैटिंग हैंड भी काफ़ी अच्छा है इनका। और अगर आप ऐसे कोई प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं विक्टोरिया की तरफ से जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती हैं, तो एला हेवर्ड का नाम आना चाहिए। अभी मेरे को नहीं पता है कि इनको क्या रोल देगी टीम। ऐसा भी हो सकता है कि इनको 10 ओवर बैटिंग पे भेजे और 1 ओवर की बॉलिंग भी नहीं दे, ऐसा कई बार हो भी चुका है। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी आप चौंक नहीं सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। और लास्ट सीजन में जो एक आध मैच इनको मौका मिला था, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। एक ही मैच शायद मिला था फाइनल में, उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे। और रीस मैककेना का भी सेम है, ये भी एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती है। ये दोनों ही ऊपर भी बैटिंग कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है काफ़ी बेटर ऑप्शंस हैं बैटिंग में ऊपर, तो इसलिए इनको शायद बैटिंग ऊपर नीचे ही मिलेगी। लेकिन बॉलिंग से मुझे लगता है कि इनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। मेरे को जो लग रहा है, जो प्लेयर्स आपके लिए जेन्युइनली 10 ओवर करवाएंगी, ठीक है, किम गार्ड तो हो गई है चलो, समांथा बेट्स और मैकिनले ब्लोस, इन तीनों से 30 ओवर जो बनते हैं उनमें से 27 से 28 ओवर तो मुझे लगता है जेन्युइनली आएंगे, 30 भी आ सकते हैं। उसके बाद बाकी के जो 20 ओवर रह गए, रियान ओडोनेल, एना लेनिंग भी बॉलिंग करा सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन बॉलर्स हैं तो मुझे लगता है पहले उनको बॉलिंग करानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो तैयार रह सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि एना लेनिंग को शायद बॉलिंग नहीं मिले। रियान ओडोनेल, उसके बाद डे यहाँ पर है, टेस्ट फ्लिंटॉफ, एला हेवर्ड, मैककेना, ये सारे मिलकर जो है बाकी ओवर्स करवाएंगे, ठीक है। तो बता पाना मुश्किल है किसके खाते में कितना ओवर आएगा और उस बचे कुछ ओवर्स में कितने विकेट्स कौन निकाल पाएंगे, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने प्लेयर्स के पोटेंशियल के हिसाब से बता दिया है, और अगर स्पेस का इशू नहीं हो तो मैं शायद अपने टीम में इनको लेकर चलूँगा। बेस पे क्रिप्स हैं, जिनको लास्ट सीजन में कुछ मौके मिले थे लेकिन खास कुछ उनका परफॉर्मेंस नहीं था। और उसके बाद टियाना एटकिंसन है, इन्होंने भी बॉलिंग से कुछ परफॉर्मेंसेस करके रखे हैं, लेकिन खास कुछ नहीं। ये WBBL में भी इनको शायद एक टीम मिला हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा टीम, लेकिन WBBL के किसी एक टीम में ये कभी स्क्वाड का पार्ट रह चुकी हैं। कैप्टन पर्सनल चॉइस की बात करें तो लीसन और ओसबॉर्न के आसपास लोग जा सकते हैं। ओसबॉर्न ऑलराउंडर हैं, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं आया है। अभी चलिए, विक्टोरिया की टीम की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल हो सकते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ओसबॉर्न उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं है लास्ट मैच में, इसलिए मैं उनको उस तरह से कंसीडर नहीं कर पा रहा था अपनी टीम में जब न्यू साउथ वेल्स की टीम में अगेंस्ट मैच हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो वैसे भी हम ACD के सपोर्ट में शायद टीम बनाने वाले हैं, तो ओसबॉर्न आ जाएंगे हमारी टीम में, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद KT मैक, हैनकॉक, ये दोनों ऑप्शन हैं। KT मैक बैटिंग से एक जेन्युइनली एक ही ऑप्शन होंगी जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। रिस्की है, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड को गोली मार सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अगर आपको बैटिंग से किसी को भरोसा करना है तो वो KT मैक ही होंगी। उसके बाद सुटक्लिफ और येट्स में से कोई एक बॉलरों में से, और जो कुक, अगर आप एक जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर देखना चाहते हैं तो।
विक्टोरिया की तरफ से किम गार्थ, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप इनको कैप्टन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेफेस्ट हो जाएंगे ये लीसन और किम गार्थ का कॉम्बिनेशन, और मुझे लगता है काफ़ी आपके ओपोनेंट ऐसे आएंगे भी जो इनको कैप्टन वैसन बनाएंगे। उसके बाद मैकिनले ब्लोज परसेंटेज तो मुझे लगता है कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, रियान ओडोनल का उनसे ज़्यादा होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने टीम में इनको लेकर चलूँ, क्योंकि वैसे ही बैटिंग सेक्शन में होंगी, तो बैटिंग सेक्शन में हैं, अगर ऑलराउंडर की तरह काम कर देती हैं तो क्या ही दिक्कत है। उसके बाद सैम बेट्स और उसके बाद हेला हेवार्ड, मैककेना, वाइन, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने टीम में ले लो, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर बना कर रखा है। कीपर आप किसी को भी ले लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर मैं सही बताऊँ ना तो ये मुझे काफ़ी सही भी नज़र आ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे मेरे पास 4 बॉलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। मैकिनले ब्लोज भी बॉलिंग कर डालेंगे, गार्थ, बेट्स और रियान ओडोनल भी हैं। ऑफ कोर्स रियान ओडोनल ओपनिंग भी कर रहे थे लास्ट मैच में, तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर का ऑप्शन हो गया। अगर आप बैटिंग में देखेंगे तो आपके पास और क्या ऑप्शन है, तो अगर आप समझिए ब्लोज को नहीं ले रहे हैं तो आपके पास वाइन का ऑप्शन आएगा, एना लेनिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये दोनों ही जो हैं, और रेबेका कार्टर, ये तीनों ही जो हैं ये बैटिंग से पॉइंट देगी। एना लेनिंग बॉलिंग करा सकती हैं, लेकिन उनसे जेन्युइन बॉलर अगर आप बात करेंगे तो जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं वो हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको कंसीडर नहीं करा है, साइड सी बात है, तो इसीलिए मैंने ब्लोज को रखा है। और ब्लोज मुझे लगता है कि अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आने वाली है उसके बाद इनका परफॉर्मेंस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अभी क्योंकि देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स का कोई प्रेशर नहीं होगा, सारे यंग प्लेयर्स हैं, उन यंग प्लेयर्स के बीच में तो ये सीनरी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनका जो है परफॉर्मेंस अभी ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और वैसे भी बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है भी नहीं। तो ये हो गए हमारे लिए 3 बैट्समैन, ऑलराउंडर में यही दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें से क्रिप्स, एटकिंसन, ओलिविया पोर्टर, ये 3 हो सकती हैं, और ये तीनों ही लास्ट में से मेरे ख्याल से खेली नहीं थी, मतलब क्रिप्स और एटकिंसन मोस्ट ऑफ खेलेंगी नहीं, और ओलिविया पोर्टर मेरे ख्याल से लास्ट में खेली नहीं थी। और बाकी जो ऑप्शंस हैं बॉलिंग पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने ये बनाया था, मैंने कुक को लिया है। अगर आप चाहें तो कुक की जगह पर यहाँ पर सुटक्लिफ या फिर एला हेवर्ड, इन दोनों में से एक को ले सकते हैं। जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी आप उन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। एला हेवर्ड काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर वो किसी और पोजीशन पे होती तो मैं सोच लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है। कुक को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बैट्समैन रखा था केटी मैक के रूप में। ऑफकोर्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ओसबॉर्न बैटिंग कर सकती हैं, हैनकॉक बैटिंग कर सकती हैं, लीसन भी नंबर 3-4 में बैटिंग करने आ जाएंगी। कुक को थोड़ा और सपोर्टिव रोल देने के लिए बैटिंग से मैंने यहाँ पर रख लिया है। कुक के जगह पर आप जेन्युइन बॉलर के तौर पे एसटी की तरफ से सुटक्लिफ को रख सकते हैं, या फिर एला हेवार्ड जो आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकती हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। कीपर आप किसी को रख लो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर परसेंटेज देख के सेव जाना चाहते हो फाल्टू में अच्छी आप ले सकते हो, केशव का भी वही है, तो कोई वहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। हालांकि जो लास्ट 2 मैच खेली है विक्टोरिया वुमेन की टीम, वहाँ फाल्टू ने परफॉर्मेंस करा हुआ है, तो इसीलिए लोग इनके साथ जा रहे हैं। बाकी मेरा कोई खास प्रेफरेंस नहीं है, आप किसी को भी ले लो, ठीक है। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप किम गार्थ को कैप्टन बना सकते हो, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लीसन को वाइस कैप्टन आप ऐसा भी कर सकते हो। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ओसबॉर्न का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ओसबॉर्न जेन्युइन जगह पर बैटिंग मिल जाएगी, बॉलिंग भी डिसेंट ओवर की करवा देंगे, और ये स्पिनर है, और आप उम्मीद रख सकते हैं कि जो नए नवेले प्लेयर्स आने वाले हैं विक्टोरिया की तरफ से वो उतना अच्छा सा स्पिन को नहीं खेल पाए, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनका, तो वहाँ पे ओसबॉर्न काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं। इसके अलावा भी आपके पास हैनकॉक का ऑप्शन होगा बॉलिंग से, अगर आप देखना चाहते हो तो। ओसबॉर्न ऑलराउंडर है, इनको बॉलर समझ के मतलब गलती मत कर लेना। इसके अलावा भी अगर आप कुछ ज़्यादा रिस्क लेने का मन है तो आप केटी मैक के साथ भी जा सकते हो, लेकिन क्या है कि बैट्समैन है, मुझे उम्मीद तो है केटी मैक काफ़ी डिसेंट रन्स बना देंगी कल के मैच में, क्योंकि मुझे कुछ खास बॉलिंग दिख नहीं रही है विक्टोरिया की तरफ से। लेकिन फिर भी क्या पता एक एज लग गया या रन आउट ही हो गई समझ लो, या कोई गलत डिसीजन लग गया तो आपका तो क्या। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स या बॉलर्स होंगे वो कल के मैच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देके जाएंगे, डिस्पाइट अगर केटी मैक 60-70 के आसपास भी रन बना दीजिए तब भी, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, गार्थ और लीसन सेफ ओसबॉर्न के साथ, ये 3 आपके लिए सेफ हो गए। उसके बाद अलग कुछ देखना है, सेफर साइड ही मैं कहूँगा, ये पॉइंट्स आपको जरूर देके जाएंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। हैनकॉक ये अच्छी ऑप्शन होंगी, और कुछ ज़्यादा रिस्क लेना है तो केटी मैक, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच होना चाहिए, 1-2 चेंजेस होंगे वो आप अगर करना चाहो कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रक्चर लगभग यही होगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।